दोस्तों, हमने पिछले कई सालों में एक एग्रेसिव चाइना को देखा है। गलवान से लेकर ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से लेकर WTO तक हर जगह चाइना ने स्ट्रांगली खुद को असर्ट करने की कोशिशें की हैं। चाइना के इस एग्रेसिव बिहेवियर के कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये चाइनीज इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज के चलते हो रहा है, जिसने उसे एशिया में एक रीजनल हेजिमन की तरह खड़ा किया है। कुछ कहते हैं कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ही आउटकम है, एकदम वैसे ही जैसे कम्युनिस्ट सोवियत रशिया था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि चाइनीज एग्रेशन न्यू कोल्ड वॉर का नतीजा है, जहां आज यूएस और चाइना जैसे दो ग्रेट पावर्स एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका एक रीजन चाइना के हिस्ट्री में भी लोकेटेड है, जिसे हम चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को समझते हुए ये जानेंगे कि कैसे मॉडर्न डे चाइनीज पॉलिसीज इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के साथ जुड़ी। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 मार्क्स द 72nd एनिवर्सरी ऑफ द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना। लेकिन 1 अक्टूबर 1949 सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस दिन माओ जेडोंग लेड कम्युनिस्ट ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, बल्कि ये दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है क्योंकि इसी दिन चाइना के सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का भी अंत हुआ। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चाइना में उस दौर को डिनोट करता है जब चाइना को फॉरेन इंटरवेंशन और सब्जुगेशन फेस करना पड़ा फ्रॉम 1839 टू 1949। पहले क्विंग डायनेस्टी को और बाद में वहां स्टैब्लिश हुए रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स को ये ह्यूमिलिएशन वेस्टर्न पावर्स द्वारा इन्फ्लिक्ट किया गया, जिसमें सब्जुगेशन, मैनिपुलेशन, कॉलोनाइजेशन और ऑक्यूपेशन के साथ चाइना जैसे रिच और एंशिएंट सिविलाइजेशन में पैंडेमिक्स, फेमीन्स, करप्शन, मास मर्डर और वाइड स्प्रेड ड्रग एडिक्शन जैसे इवेंट्स के फॉर्म में था। वेस्टर्न पावर्स के अलावा जापानीज कंट्रोल ऑफ चाइना को भी इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में गिना जाता है, स्पेशली ह्यूमिलिएशन के आखिर के सालों को, जिन्हें ह्यूमिलिएशन का डार्केस्ट पीरियड भी कहा गया है। जापानीज इन्वेजन के दौरान चाइना ने अनप्रेसिडेंटेड स्केल में वॉर क्राइम्स, डेथ टोल और मैन मेड नेचुरल डिजास्टर्स फेस किए, जिनमें मिलियंस को डिस्प्लेस भी होना पड़ा। चाइना का यह नेशनल ह्यूमिलिएशन केवल तब खत्म हुआ जब 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन माओ जेडोंग ने बीजिंग के गेट ऑफ हेवनली पीस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चलिए अब हम इस ह्यूमिलिएशन के इतिहास पर एक नजर डालते हैं और कुछ उन मेजर इवेंट्स की बात करते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। चाइनीज सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की शुरुआत हुई जून 1839 में, जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जोर पकड़ रहा था। ब्रिटिशर्स चाइनीज क्विंग डायनेस्टी से नेगोशिएशंस कर रहे थे ओपियम ट्रेड को लेकर, लेकिन ये नेगोशिएशंस फेल हो गए और एक लार्ज स्केल ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स ने चाइनीज सिटी ऑफ कैंटन या मॉडर्न डे गुआनझोउ को कैप्चर कर सेंट्रल चाइना को इन्वेड किया। 2 साल के अंदर अंदर ब्रिटेन ने चाइना में मैसिव एडवांसमेंट्स किए और अनफेयर पीस ट्रीटीज के थ्रू कई सिग्निफिकेंट कंसेशंस एक्सट्रैक्ट किए। इनमें हांगकांग पर कंट्रोल, नए पोर्ट्स में ट्रेड का एक्सपेंशन और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड थे। ये प्रिविलेजेस बाद में अमेरिकन और फ्रेंच गवर्नमेंट्स को भी मिले। इन इवेंट्स को द फर्स्ट ओपियम वॉर कहा जाता है। बाकी के वेस्टर्न पावर्स ने भी चाइना के सामने बाद में ऐसे ही डिमांड्स रखे फॉर ट्रेड एक्सेस, जिसने चाइनीज मिलिट्री और डिप्लोमेटिक वीकनेसेस को एक्सपोज किया इन द फेस ऑफ वेस्टर्न पावर। इसके बाद 1856 में शुरू हुए सेकेंड ओपियम वॉर में चाइना को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने मिलकर वहां के ओल्ड समर पैलेस को सैक कर लिया। वैसे रशिया सेकेंड ओपियम वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने क्विंग डायनेस्टी को नदर्न फ्रंटियर में अटैक करने का थ्रेट देकर उसके साथ ट्रीटी ऑफ एगुन 1858 को साइन किया और 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर की चाइनीज टेरिटरी गेन की मैनचुरिया में। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ पेकिंग 1860 के तहत चाइना को अपनी टेरिटरी से कोलून पेनिनसुला को हांगकांग के अंडर करना पड़ा, जो ब्रिटिश कंट्रोल में था। अगला मेजर इवेंट था 1884 का सिनो फ्रेंच वॉर, जिसमें हार के बाद चाइना ने वियतनाम पर अपने इन्फ्लुएंस को भी खो दिया, जिसके साथ इंडो चाइना में चाइनीज रीजनल इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया। लगभग 10 साल बाद 1859 में चाइनीज को राइजिंग जापानीज पावर के सामने फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर में हार का सामना करना पड़ा। इस वॉर का सिग्निफिकेंस ये था कि पहली बार ईस्ट एशिया में चाइना का डोमिनेंस खत्म होकर जापान के पास चला गया और क्विंग डायनेस्टी के प्रेस्टीज को मैसिव ब्लो फेस करना पड़ा। इस वॉर के बाद कोरियन पेनिनसुला में भी चाइनीज इन्फ्लुएंस का अंत हुआ और चाइना में अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच देखा गया।
इस इवेंट ने चाइना में कई पॉलिटिकल अपहेवल्स को भी जन्म दिया, जिसे लीड कर रहे थे फेमस चाइनीज लीडर और मॉडर्न चाइना के फाउंडर सुन यात सेन। सेन की लीडरशिप के अंडर ही फाइनली 1911 में शिनहाई रिवॉल्यूशन हुआ और चाइना में क्विंग डायनेस्टी के रूल हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुन यात सेन ने चाइना में मॉडर्न रिपब्लिक और वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना की, जिसे केएमटी या कुओमिंटांग पार्टी ने लीड किया था। खैर 1899 से 1901 के बीच फर्स्ट चाइनीज ह्यूमिलेशन में एक इवेंट ऐड हुआ, जब 8 नेशन अलायंस लेड इन्वेजन हुआ। यह अलायंस चाइना में फॉरेन पावर्स के खिलाफ हो रहे बॉक्सर रिबेलियन को खत्म करने के लिए फॉर्म किया गया था, जिसमें जर्मनी, जापान, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, द यूनाइटेड स्टेट्स, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शामिल थे। रिबेलियन को सप्रेस करने के बाद चाइनीज रूलर पर इन पावर्स ने मैसिव रिपेरेशंस इंपोज किए, जो उसके एनुअल टैक्स रेवेन्यू से भी ज्यादा थे। अगला मेजर इवेंट था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई पीस ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919। इसने चाइना में जर्मन टेरिटरीज को जापान को सौंप दिया और चाइना में इस इवेंट ने फेमस एंटी इंपीरियलिस्ट मे 4th मूवमेंट को जन्म दिया। इस मूवमेंट ने चाइना में पॉलिटिकल एक्शन को और मजबूत किया और वहां के लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई। 1931 में जापानीज फोर्सेस ने मैंचूरिया को इन्वेड कर एक बार फिर चाइनीज ह्यूमिलेशन को रीइंफोर्स किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय 1937 से 1945 के बीच हुए सेकेंड सिनो जापानीज वॉर में भी चाइनीज पॉपुलेशन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इस दौर को लार्ज स्केल वॉर क्राइम्स और मैसेकेयर्स का दौर कहा जाता है। 1937 से 1938 के बीच हुए इन फेमस इवेंट नानजिंग मैसेकेयर का मेंशन करना यहाँ इंपॉर्टेंट है। नानजिंग मैसेकेयर में चाइनीज सिटीजन्स की मास किलिंग जापानीज सोल्जर्स द्वारा की गई, जब जापानीज इंपीरियल फोर्सेस ने नानजिंग को कैप्चर किया। चलिए अब देखते हैं कि इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का चाइना पर क्या इंपैक्ट हुआ। दोस्तों, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन एक मल्टी फैसेटेड आइडिया है, जिसका चाइना पर इंपैक्ट कई तरीके का था। इस दौर में चाइना को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल इंडिजिनिटीज का सामना करना पड़ा। सबसे पहला इंपैक्ट मेनली इकोनॉमिक था। चाइनीज पोर्ट्स में फॉरेन पावर्स के इफेक्टिव कंट्रोल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिविलेजेस ने चाइना में इनडायरेक्टली एक कॉलोनियल इकोनॉमी की स्थापना कर दी। भले ही चाइना को फॉरेन फोर्सेस डायरेक्टली कॉलोनाइज नहीं कर रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली उसके मेजर इकोनॉमिक एवेन्यूज पर उनका ही कंट्रोल था। इन फॉरेन पावर्स की कंपनीज को मैसिव प्रॉफिट्स मिलने लगे और इंडिजिनस पॉपुलेशन को इम्पोवरिशमेंट झेलना पड़ा। हांगकांग जैसा इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी चाइना को सीड करना पड़ गया। यही वजह है कि वहां इस दौर में कई सारे फेमिन्स देखे गए, जिसमें लाखों चाइनीज लोगों की डेथ हुई। दूसरा मेजर इंपैक्ट साइकोलॉजिकल था। ऐसा मेनली जापानीज राइज के चलते हुआ, जिसने चाइनीज प्राइड को चैलेंज किया। चाइनीज हमेशा से जापानीज को अपना इंफीरियर यंगर ब्रदर समझते थे, जो अब उन्हें ही सब्जुगेट कर रहे थे। कहते हैं कि इस दौर में ही जापान को भी ऐसे कई वेस्टर्न असॉल्ट्स झेलने पड़े जो चाइना फेस कर रहा था, लेकिन उनके रूलर्स बेटर प्रिपेयर्ड थे टू डील विद दीज पावर्स और इसलिए उसे ऐसा इंडिग्नेशन झेलना नहीं पड़ा। बल्कि मिड 1890s तक जापानीज मिलिट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो वेस्टर्न पावर्स के साथ कंपीट कर रही थी और चाइनीज टेरिटरीज जैसे मैनचूरिया और ताइवान पर कंट्रोल को लेकर एक्टिव हो गई। 1910 और फिर 1930s में चाइना में जापानीज इंक्रोचमेंट और ज्यादा तेजी से बढ़ा। इसके अलावा चाइना में ओल्ड समर पैलेस का सैकिंग भी एक मेजर इवेंट था, जिसने क्विंग डायनेस्टी के एम्परर की प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया। एटलीस्ट ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड एल्गिन का मानना तो यही है, क्योंकि ये पैलेस सिंबॉलिकली चाइनीज प्राइड के लिए काफी क्रूशल था और इसलिए इसे सैक करना एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया। अगला इंपैक्ट था चाइना में ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल केओस और इंस्टेबिलिटी। चाइना ने 110 सालों में कई मैसिव रिबेलियंस फेस किए, जिनमें लाखों लोग मारे गए। इनमें ताइपिंग रिबेलियन, बॉक्सर रिबेलियन, शिनहाई रिवॉल्यूशन और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कुछ मेजर इवेंट्स हैं। ये अपराइजिंग्स काफी फ्रिक्वेंट थी, जिनका मेन टारगेट ग्रोइंग फॉरेन प्रेजेंस और चाइनीज गवर्नमेंट्स की कमजोरियां थीं। कई इंडिपेंडेंस और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने भी चाइनीज सिविलाइजेशन यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का फ्रेगमेंटेशन किया। This was over and above the territorial loss that China faced due to wars.
इसमें तिब्बत, मंगोलिया और शिनजियांग के इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने चाइनीज जियोग्राफिकल टेरिटरी को और रिड्यूस किया। इन मूवमेंट का भी ये नतीजा था कि 1911 में एक मिलेनिया ओल्ड इंपीरियल सिस्टम कोलैप्स कर गया और चाइना में अराजकता का माहौल शुरू हुआ। न्यूली फाइंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाइनीज टेरिटरीज को मैनेज करने में असफल रही, जिसके चलते ही शायद बाद में माओ जेडोंग लेड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो पाया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फिर से सिनो जापानीज 8 ईयर लॉन्ग वॉर ने चाइनीज पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब किया। ये सिचुएशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी के बीच चल रहे सिविल वॉर के चलते बद से बदतर होती चली गई। एक दौर में सिल्क रूट से हो रहे मैसिव ट्रेड और अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए जाना जाने वाला ड्रैगन अब अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। क्विंग डायनेस्टी वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक था, जिसने एक ऐसा मैसिव एम्पायर एस्टैब्लिश किया जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। लेकिन सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन ने इस पूरे एम्पायर को डिवाइड करके रख दिया। आउटर मंचूरिया और साखालिन रशियन एम्पायर के पास चले गए, जियाओजोऊ बे जर्मनी के पास, हांगकांग ग्रेट ब्रिटेन के पास, मकाऊ पर पोर्टुगल रूल करता रहा, ज़ांजियांग में फ्रांस और ताइवान और दालियान में जापान। यही नहीं, क्विंग डायनेस्टी द्वारा स्टैब्लिश्ड चाइनीज रीजनल हेजेमनी भी खत्म हो गई। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि इस ह्यूमिलिएशन का खात्मा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ, जब माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की। लेकिन उसके पहले और बाद में भी कई ऐसे इवेंट्स हुए जो ह्यूमिलिएशन के रेमिनेंट्स के प्रतीक माने जाते रहे। इसमें सबसे पहला इवेंट था 1943 में यूके और यूएस द्वारा अपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और बाकी के प्रिविलेजेस को अबेंडन करना। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त ही फ्रांस को मजबूर किया गया कि वो खुद के द्वारा कंट्रोल्ड टेरिटरीज को वांग जिंगवे रेजिम को सौंप दे। केएमटी के चियांग काई शेक और माओ जेडोंग दोनों ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये डिक्लेयर किया कि चाइना का सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन अब खत्म हो गया है। लेकिन कई स्कॉलर्स और चाइनीज पॉलिटिशियंस कोरियन वॉर से यूएन फोर्सेस के रिपल्शन, 1997 में रीयूनिफिकेशन विद हांगकांग, 1999 में रीयूनिफिकेशन विद मकाऊ और होस्टिंग ऑफ द 2008 समर ओलंपिक्स इन बीजिंग को भी ह्यूमिलिएशन के खत्म होने का सिंबल मानते हैं। परंतु कई और स्कॉलर्स और चाइनीज पॉलिटिशियंस तो ये तक क्लेम करते हैं कि जब तक चाइना के साथ ताइवान का कंप्लीट मर्जर नहीं होगा तब तक ये ह्यूमिलिएशन खत्म नहीं होगा। खैर, अब देखते हैं कि इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का मॉडर्न डे चाइनीज पॉलिसी से क्या रिलेशन है। दोस्तों, कई स्कॉलर्स ये मानते हैं कि चाइनीज फॉरेन पॉलिसी भी उसके सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की कलेक्टिव मेमोरी से इन्फ्लुएंस्ड है, बेस्ड ऑन द फियर ऑफ नेवर अगेन। हम जानते हैं कि माओ जेडोंग लेड रेवोल्यूशन ने ऑफिशियली चाइनीज ह्यूमिलिएशन को खत्म किया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपनी पॉलिसीज के चलते उसे एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हाउस की तरह उभरने का काम किया। लेकिन चाइना का पास्ट उसे आज भी हॉन्ट करता है, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसके बिहेवियर में देखा जा सकता है। कुछ स्कॉलर्स क्लेम करते हैं कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का चाइनीज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर इम्पैक्ट कितना गहरा है, कि आज भी चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस डार्क पास्ट के लेंस से देखता है। 1.5 सेंचुरी बाद आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ओल्ड समर पैलेस के रूइंस को प्रिजर्व करके रखती है एज अ रिमाइंडर ऑफ द ब्रिटिश प्लंडर। चाइनीज लीडर्स का मानना है कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन मेनली इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि क्विंग डायनेस्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी कमजोर हो गया था। इसलिए ही शायद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज चाइना को एक आयरन फिस्ट के साथ रूल करने की कोशिश करती है और वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आइडियाज काफी लिमिटेड लेवल पर ऑपरेट होते हैं। बीजिंग का डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पर एक्सेसिव फोकस कहीं ना कहीं उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में ही रूटेड है। इसके अलावा ह्यूमिलिएशन का एक इम्पैक्ट टेरिटोरियल लॉस भी था, जिसके चलते चाइना का डिक्लाइन हुआ। ये इंडियन बॉर्डर्स 9 डैश लाइन इन साउथ चाइना सी, सेनकाकू आइलैंड और ताइवान को लेकर चाइनीज पॉलिसी में साफ साफ दिखाई देता है। इसके साथ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की शुरुआत मेनली चाइनीज मैटर्स में फॉरेन मेडलिंग और इंटरफेरेंस से हुआ था और इसलिए चाइना अपने इंटरनल अफेयर्स को लेकर काफी डिफेंसिव मोड में दिखता है। वॉशिंगटन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर को भी कई एनालिस्ट इसी लेंस से देखते हैं, जहां चाइना अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को लेकर काफी असर्टिव है अगेंस्ट एनी फॉरेन इंटरवेंशन। हालांकि कई स्कॉलर्स ये भी क्लेम करते हैं कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन सिर्फ एक एक्सक्यूज है, जिसे यूज कर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने टोटलिटेरियन रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है इन फ्रंट ऑफ इट्स पीपल। इस आइडिया के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से रिलेटेड फैक्ट्स को चाइनीज गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैनिपुलेट करती है।
तो दोस्तों ये थी कहानी चाइना के सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन की। दोस्तों आपके हिसाब से चाइना की आज कौन सी वो पॉलिसी है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखती है इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।